22 जून 1941 को नाजी जर्मनी ने ऑपरेशन बारबरोसा शुरू किया था, जो सोवियत संघ के खिलाफ एक बड़ी आक्रामक कार्रवाई थी। उस समय सोवियत संघ की कमान स्टालिन के हाथों में थी। ये इतिहास का सबसे बड़ा सैनिक आक्रमण था। ये एक जोखिम भरा दांव भी था, जो उस समय एडोल्फ हिटलर ने दूसरे विश्व युद्ध को निर्णायक रूप से अपने पक्ष में करने की कोशिश में खेला था। लेकिन चीजें वैसी नहीं हुई जैसी जर्मनी के नेता हिटलर चाहते थे। इतिहासकार इस ऑपरेशन की नाकामी को दूसरे विश्व युद्ध का एक टर्निंग पॉइंट और इसे जर्मन श्रेष्ठता के अंत की शुरुआत भी मानते हैं। ऑपरेशन बारबरोसा ने दो अधिनायकवादी महाशक्तियों के बीच 6 महीने तक चली भीषण जंग शुरू की। ये एक ऐसी प्रतियोगिता थी जो दूसरे विश्व युद्ध का निर्णायक नतीजा लाने वाली थी। ऑपरेशन बारबरोसा का नाम 12वीं शताब्दी के पवित्र रोमन सम्राट फ्रेडरिक बारबरोसा के नाम पर शुरू किया गया था। सोवियत संघ पर जर्मनी के आक्रमण के साथ ही वर्ष 1939 में हुआ जर्मन सोवियत समझौता भी टूट गया। दूरी देशों की सेनाओं ने 30 लाख लोगों को 3 ग्रुपों में बांटकर लेनिनग्राद, कीव और मॉस्को को निशाना बनाया। सोवियत सेना इस औचक हमले से सन्न रह गई और पहली लड़ाई में उसे भारी नुकसान हुआ। माना जाता है कि कई लाख लोगों की मौत हुई। कीव, स्मोलेंस्क और व्याज़्मा जैसे शहरों को नाजियों ने तह कर लिया। हालांकि इन्हें भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। धीरे धीरे सोवियत रक्षा में सुधार और रूस की कड़ाके की ठंड के कारण दिसंबर में जर्मनी की पैदल सेना का आगे बढ़ना रुक गया। हालांकि जर्मन सेना उस समय मॉस्को तक पहुंच गई थी। इस बीच हिटलर ने ये फैसला किया कि जर्मनी की सेना लेनिनग्राद में आक्रामक कार्रवाई नहीं बल्कि लंबी घेराबंदी करेगी। हालांकि सोवियत सेना शुरुआती हमलों से बच गई, लेकिन जर्मनी की सेना ने 1942 में नया हमला शुरू किया और सोवियत संघ के इलाके में अंदर तक घुस आई। वर्ष 1942 और 1943 के बीच स्टालिनग्राद की लड़ाई ने स्थितियां बदल दी और आखिरकार जर्मन सेनाओं को पीछे हटना पड़ा। जर्मन हमलों के साथ सोवियत संघ के नागरिकों को व्यापक स्तर पर प्रताड़ित किया गया। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुए यहूदी। 10 लाख से अधिक यहूदी मारे गए। हिटलर ने यहूदियों का संपूर्ण विनाश करने की योजना बनाई थी। क्या हिटलर के पास सोवियत संघ पर हमला करने की दीर्घकालिक योजना थी? एडोल्फ हिटलर ने बड़े व्यवसायों के प्रति तेजी से अपना दृष्टिकोण बदला, लेकिन सोवियत संघ पर उनका आक्रमण कुछ ऐसा है जो पहले विश्व युद्ध के अंत तक जाता है। बोल्शेविज्म को लेकर उनकी घृणा अंदर से बनी हुई थी, लेकिन ये वर्ष 1918 में यूक्रेन पर जर्मनी के कब्जे के कारण और इस धारणा से भी प्रभावित हुई कि भविष्य में बोल्शेविज्म और पनप सकता है। एक सोच ये भी थी कि इस क्षेत्र पर नियंत्रण करने से ब्रितानी नाकेबंदी को रोका जा सकता है, जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में सूखा पड़ गया था। इसलिए ये एक रणनीतिक फैसला तो था ही, स्वाभाविक भी था। वास्तविकता ये थी कि दिसंबर 1940 तक योजना पूरी तरह तैयार नहीं हुई थी। रोचक बात ये भी है कि हिटलर ने अपने जनरलों से सामने सोवियत संघ पर हमले को जायज ठहराते हुए ये कहा था कि ब्रिटेन को इस युद्ध से हटाने का यही एकमात्र रास्ता है। अगर सोवियत संघ हार जाता है तो ब्रिटेन के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई और चारा नहीं रहा, जो उस समय की स्थितियों का एक खास विश्लेषण था। क्या जर्मन सोवियत समझौता हिटलर के लिए एक अस्थायी समाधान से अधिक था? ये जानबूझकर किया गया था। हिटलर समझ गए थे कि उन्हें पश्चिमी गठबंधन को पहले हराना है, और ये उनके असाधारण आत्मविश्वास को दिखाता है, खासकर अगर कोई ये सोचता है कि उस समय फ्रांसीसी सेना को सबसे शक्तिशाली समझा जाता था। नाजियों और सोवियत संघ के बीच रिबेनट्रोप-मोलोतोव की संधि के कारण आधे से ज्यादा यूरोप को दशकों तक दुख झेलना पड़ा। स्टालिन को इसकी काफी उम्मीद थी कि पूंजीवाद राष्ट्र और नाजी आपस में खूनखराबा करके खत्म हो जाएंगे। स्टालिन के लिए भी जर्मन सोवियत समझौता एक जरूरत थी,
क्योंकि उन्होंने हाल ही में अपनी रेड आर्मी को खत्म किया था। स्टालिन एक उन्मादी शख्सियत थे। वे जर्मनी के हमले के बारे में इतनी चेतावनियों को कैसे नजरअंदाज कर सकते थे? यह इतिहास के सबसे बड़े नाज़ी हमले की योजना से वाकिफ जनरल ज़ुखोव और अन्य लोगों ने संभावित जवाबी हमले पर विचार विमर्श किया था। क्या जर्मनी के पास सफलता का कोई मौका था? 1941 के आखिर में घबराहट के एक क्षण में स्टालिन ने बुल्गारिया के राजदूत से कहा था कि उन्होंने सोचा था कि शायद मॉस्को पर कब्जा कर लिया जाएगा और सब कुछ बिखर जाएगा। लेकिन राजदूत स्टेमेनोव ने जवाब दिया, वो सनकी है और अगर वो पीछे हटते हुए यूराल्स की ओर चले जाएंगे तो उनकी जीत होगी। ये एक अहम बात की ओर इशारा करता है कि ऑपरेशन बारबरोसा क्यों विफल होने जा रहा था। देश के आकार को देखते हुए ये स्पष्ट था कि जर्मन सेना और उसके सहयोगी रोमानिया और हंगरी के पास इतने सैनिक नहीं थे कि वो इतने बड़े इलाके वाले देश को जीत सके और उस पर कब्जा कर सके। दूसरी बात ये कि हिटलर ने चीन पर जापानी कार्रवाई से कोई सबक नहीं सीखा था, जिसमें एक अत्यधिक मशीनी और तकनीकी रूप से बेहतर देश ने एक ऐसे देश पर हमला किया जिसका आकार विशाल था। इससे पता चला कि आप शुरू में शायद जीत सकते हैं, लेकिन हिटलर ने सोवियत संघ के खिलाफ जिस क्रूरता का इस्तेमाल किया था, उसके कारण होने वाले सदमा और आतंक उतना ही प्रतिरोध पैदा करता है जितना आतंक और अराजकता करती है। हिटलर ने कभी इस पर विचार नहीं किया। वो हमेशा इस मुहावरे का इस्तेमाल करते रहे कि दरवाजे पर लात मारिए तो पूरी संरचना गिर जाएगी। लेकिन उन्होंने सोवियत संघ के ज्यादातर लोगों की देशभक्ति, उनकी उम्र और जंग जारी रखने की उनकी प्रतिबद्धता को कम करके आका। क्या हमले के शुरुआती चरणों में सोवियत शासन के पतन का कोई खतरा था? सोवियत शासन के पतन के लिए किसी विद्रोह या ऐसा कुछ भी होने की कोई संभावना नहीं थी। दरअसल सोवियत शासन की कोई खास आलोचना भी नहीं थी, क्योंकि कोई ये नहीं जानता था कि वास्तव में हो क्या रहा है। उस समय लोगों का गुस्सा जर्मनी और जर्मन सोवियत समझौते को लेकर विश्वासघात पर था। एक समय था जब कुछ सोवियत नेता उनसे मिलने आए थे, जब वे पूर्ण अवसाद में अपने कॉटेज में रह रहे थे। स्टालिन ने जब सोवियत नेताओं को वहां आते देखा तो उन्हें लगा कि वे उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं, लेकिन जल्द ही वे समझ गए कि वे उनकी ही तरह डरे हुए थे। उन्होंने स्टालिन को विश्वास दिलाया कि उन्हें आगे बढ़ना है। क्या सोवियत संघ पर आक्रमण हिटलर की सबसे बड़ी भूल थी? अगर फ्रांस के हाथों मिली हार के बाद जर्मनी ने यथास्थिति बनाए रखी होती और उन देशों के संसाधनों से अपने देश की सेना को मजबूत किया होता जिन पर हिटलर ने पहले जीत हासिल की थी, तो जर्मनी की स्थिति काफी मजबूत होती। इसलिए अगर स्टालिन ने 1942 और 1943 में पहले हमला किया होता तो ये सोवियत संघ के लिए काफी विनाशकारी होता। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये युद्ध का टर्निंग पॉइंट था। जर्मन सेना को 80% नुकसान पूर्वी मोर्चे पर हुआ। ये ऑपरेशन बारबरोसा ही था जिसने जर्मन सेना की रीढ़ तोड़ दी।